दोस्तों, मैं आजम शहाब और काफ़ी दिनों बाद INVN में आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता रहा है कि वह पत्रकारों से डरते हैं। हालांकि उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए, जैसे कि ये देखिए। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं जब पहली बार आपको मिला था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तब भी मेरे मन में यही सवाल था कि इतने बड़े घर में आप अकेले कैसे रहते हैं। इस बार मोदी वर्सेस राहुल वाज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज देयर वाज नो कॉन्टेस्ट। अब सवाल देश में ये है, मोदी वर्सेस हु। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं। आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये पॉलिटिकल अटैक नहीं था, एक पर्सनल अटैक था। आप पर पर्सनल अटैक था। इतना पर्सनल क्यों था? चुनावों के कारण था कि कुछ और था? ये सवाल आपने उनको पूछना चाहिए भाई। आपका सवाल सही है, आपकी चिंता सही है, लेकिन एड्रेस गलत है। मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं 2002 दंगों के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफी विस्तार से आपको लेकिन आप उस सवाल का नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय? Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say, I'll have to rest. Purple water. पानी आपके पीछे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy, I'm thankful to you. तो मोदी साहब इन इंटरव्यूज के बारे में कहा जाता है कि इसके प्रश्न और उत्तर दोनों पूर्व निर्धारित होते हैं और इस ड्रामा को खूब रिहर्सल के बाद खेला जाता था। चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने नेटवर्क 18 के मुख्य संपादक राहुल जोशी के साथ इसी तरह की बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों में कमी आई है। लीजिए देखिए उनका ये इंटरव्यू। अगर आप देखें तो आपके कार्यकाल में आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की, अभी आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी की। इसके बाद भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जब चाहता है कश्मीर में अटैक कर देता है। तो इसका लंबे समय में इसका क्या, इससे ज़्यादा कठोर कदम उठाने पड़ेंगे आपको? पहली बात है कि थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। आतंकवादी हमले करते हैं वो घटनाएं तो बहुत कम हो गई है। पुलवामा एक अपवाद है। राहुल जोशी का सवाल था कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी वहां घूम रहे हैं। वो जब चाहते हैं कश्मीर में आतंकवादी वारदात अंजाम दे देते हैं। इसका इलाज क्या है? इस पर प्रधान सेवक ने कहा कि हमें थोड़ी समीक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी हमले करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। प्रधान सेवक ने विश्लेषण करने का सुझाव दिया है, इसलिए आंकड़ों की मदद से इस दावे की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मोदी जी अगर गंभीरता से विचार करने का आग्रह न करते तो लोग इस जवाब को भी एक चुनावी जुमला कहकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन चिंतन मंथन का आमंत्रण देकर उन्होंने कई प्रश्न पैदा कर दिए हैं। इस सरकार में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने 5 फरवरी 2019 को लोकसभा में एक लिखित बयान देकर मान्य किया था कि 2014 से 2018 के बीच सुरक्षा बलों की हत्या में 93% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि यह संख्या लगभग दुगनी हो चुकी है। सामान्य नागरिकों की मृत्यु 133% बढ़ी है। हमलों की संख्या में 176% की वृद्धि हुई है, यानी कि 2.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इन 5 सालों में कुल 1708 हमले हुए, यानी कि हर महीने का एवरेज निकाला जाए तो हर महीने 28 हमले हुए। इस औसत की तुलना अगर 2018 की घटनाओं से की जाए तो पिछले साल हर महीने हमले हुए। कुछ लोगों की अपेक्षा थी कि मोदी जी के डर से पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर नहीं आएंगे, लेकिन सरकारी आंकड़े इस विचार का समर्थन नहीं करते। इस कार्यकाल में घुसपैठियों का औसत हर महीने 11 था, लेकिन जून 2018 में यह तादाद बढ़कर 38 पर पहुंच गई। लोकसभा में दी गई जानकारी के चलते प्रधानमंत्री का दावा आश्चर्यजनक लगता है। क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें इन आंकड़ों की जानकारी नहीं है जो लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किए गए?
अगर ऐसा है तो क्या उनके हाथों में फिर से मुल्क की बागडोर थमा देना उचित होगा, या वह जानते बूझते जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्या ऐसी गंभीर समस्या पर जनता को मूर्ख बनाने वाला नेता हमारे मतों का हकदार होगा? प्रश्न ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री कम होने और बढ़ जाने का अंतर नहीं जानते? वह अगर गुजराती ना होते तो शक का फायदा उठा सकते थे, लेकिन इतना खुला फर्क तो हर कोई जानता है। एक सवाल यह है कि बेशुमार सुलगती समस्याओं को छोड़कर यह प्रश्न क्यों किया गया, जिसका गलत उत्तर देने पर प्रधान सेवक मजबूर हो गए। इसको टाला भी जा सकता था, परंतु जो सरकार सारे क्षेत्रों में नाकाम हो जाए, उसके पास राष्ट्रवाद की आग पर सियासी रोटियां सेकने के अलावा क्या रास्ता रह जाता है? इस भावनात्मक शोषण में सच और झूठ में फर्क करने की कोई जरूरत नहीं होती। पुलवामा हमले को जब दिग्विजय सिंह ने एक सानेहा कहा था तो बीजेपी वालों ने उस पर खूब शोर मचाया, लेकिन अब तो प्रधान सेवक ने भी उसे अपवाद कह दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए इनको सब माफ है। इमरान खान अगर राहुल के जीतने की इच्छा जताते तो इससे पाकिस्तान में फुलझड़ियों का आरोप लगता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ये भी बोले कि वह हड़बड़ी या जल्दबाजी में शॉर्टकट वाले फैसले नहीं लेते। उन्होंने फौज से पूछ करके और सिक्योरिटी एहलकारों से विचार विमर्श के बाद, अफसरों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया था, यह निर्णय लिया था। लेकिन मैं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में शॉर्टकट वाले डिसीजन कभी लेता नहीं हूँ। तो सभी लोगों से मैंने चर्चा की, सेना से चर्चा की, सुरक्षा बलों से चर्चा की, अफसरों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद धीरे धीरे मैं सोच रहा था कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगर यह सब पहले किया जाता और सीआरपीएफ के जवानों को बस के बजाय हवाई जहाज में भेजने का निर्णय लिया जाता तो पुलवामा का हमला संभव ही ना होता। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इसकी मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। इस मांग को क्यों ठुकरा दिया गया? आजकल चुनाव प्रचार के लिए हर नेता को जहाज और हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं, लेकिन देश की सुरक्षा करने वाले जवानों को अब भी बस से जाना पड़ता है। देश की जनता सोच रही है कि इन नेताओं और फौजियों की तुलना की जाए तो सरकार उनके नजदीक महत्वपूर्ण है। देश को किसकी जरूरत अधिक है? और जो सरकार सुरक्षा कर्मियों को महत्व नहीं देती, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कश्मीर के बारे में जिस तरह पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उस प्रकार चीन को नहीं घेरा जाता। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले के लिए उसको जिम्मेदार नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री कहते हैं, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा चाइना का भी है, ये हम चाइना से कैसे डील करेंगे? एक होता है चाइना के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध हमारे ऐसे हैं, हमारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट वहां हो रहा है, वहां का इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है, भारत के नेता वहां जाते हैं, उनके नेता यहां आते हैं। इस बीच बीच सीमा का विवाद है और सीमा का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। भारत का एक पक्ष है, चाइना का दूसरा पक्ष है, और इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है, भारत ने और चाइना के, कि हमारे बीच डिफरेंसेस है, उसको स्वीकार करके हम चले, लेकिन हम कोशिश करें कि डिफरेंसेस हमारे डिस्प्यूट में कन्वर्ट ना हो। प्रश्न ये पैदा होता है कि यह कहां का न्याय है कि मोदी जी चीन जैसे शत्रु देश के साथ मतभेद को समस्या बनाना नहीं चाहते, हालांकि वह स्वीकार करते हैं कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन कांग्रेस को कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के बराबर कर देते हैं। मोदी जी के इंटरव्यू का सबसे बड़ा चुटकुला भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि, और मुझे विश्वास है कि देश समझेगा कि एक जमाना था कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला रशिया हमारे साथ हुआ करता था और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है, अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है और पूरी दुनिया भारत के साथ होती है।
इस बदलाव को हमने समझना चाहिए और यही भारत की सफलता है। मुझे यकीन है कि मुल्क समझेगा कि एक जमाना में वैश्विक स्तर पर अकेला रूस हमारे साथ था और सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ थी। अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। आज अकेला चीन पाकिस्तान के साथ है और पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। इस बदलाव को समझना चाहिए, यही हिंदुस्तान की कामयाबी है। लोगों को यह समझना चाहिए कि पूरी दुनिया तो दूर, अमेरिका जो 3 साल पहले तक हमारे साथ था, वह अब कहां खड़ा है। पहले तो एक अमेरिकी प्रयोगशाला ने सर्जिकल स्ट्राइक से होने वाली तबाही को झुठला दिया और फिर अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया कि उसके सारे F-16 मौजूद हैं, यानी कि भारत ने उसका F-16 नहीं गिराया। क्या यही सारी दुनिया का साथ है? क्या मोदी जी पूरे देश की जनता को मूर्ख समझते हैं या हम लोग वही हैं जो वो समझते हैं? राजतंत्र में जैसा राज वैसी प्रजा की कहावत थी, लेकिन लोकतंत्र में वह जैसी प्रजा वैसा राजा में बदल गई है। इस देश के लोग पूरी दुनिया को अपने राजा का चयन करके दिखा देंगे कि वह कैसे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी समीक्षा। अगली वीडियो में हम किसी और विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।